अब तक हमने विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल सभी ग्रंथियों का अध्ययन किया है। और उन ग्रंथियों के अध्ययन के साथ साथ में हमने देखा कि अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं जो कि मानव शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संपादन करते हैं। अब ये जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन कुछ हार्मोन प्रोटीन भी होते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड भी होते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड होने के साथ साथ एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी या व्युत्पन्न भी होते हैं। तो अब इस प्रकार से जब हार्मोन अलग अलग प्रकार के हैं तो ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन मानव शरीर में विभिन्न क्रियाओं पर या विभिन्न लक्षणों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं, अर्थात इन हार्मोनों की कोशिका की क्रियाविधि को प्रभावित करने का कार्य या इनकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों की क्रियाविधि कैसे होती है। तो जब इन हार्मोनों की क्रियाविधि की हम बात करते हैं तो कोई सा ही हार्मोनों इन हार्मोनों के द्वारा कोशिका की क्रियाविधि 3 प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला जो प्रकार है वो पहला प्रकार है कि हार्मोन कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को परिवर्तित करके। पहला है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे वो सुनिएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ इस प्रकार से एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है वसा और प्रोटीन से, यानी यहाँ पर फास्फोलिपिड और प्लस में कौन? प्रोटीन। ये दोनों के दोनों मिलकर किसका निर्माण करवाती है? कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। अब ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीनों में आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से प्रोटीनें होती है जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिश्रण से बनते हैं। और इन ग्लाइकोप्रोटीन का कार्य होता है कोशिका में बाहर से आने वाले जो कण होते हैं उन कणों की पहचान करना कि वो कण किस प्रकृति का आ रहा है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, वो कोशिका में आएगा या कोशिका में नहीं आएगा। अब इसके अलावा आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली में इन प्रोटीनों के अतिरिक्त और पाई जाती है वाहक प्रोटीन, और वाहक प्रोटीनों के साथ साथ में पाए जाते हैं कुछ चैनल प्रोटीन। तो अब ये जो प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन जिनको हम कह देते हैं या वाहक प्रोटीन जिनको कहते हैं, ये वाहक प्रोटीन हर जैसे किसी चीज को आने देते हैं, किसी चीज को नहीं आने देते। इस कारण इस कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर ये हार्मोन क्या काम करवाते हैं। ये जैसे कोई हार्मोन आ रहा है एक्स, ये एक्स हार्मोन जैसे ही कोशिका झिल्ली की सतह पर आएगा तो कोशिका झिल्ली की सतह पर आकर ये जो कोशिका झिल्ली की प्रोटीनें हैं, इन प्रोटीनों के लिए पारगम्यता में क्या कर देता है? परिवर्तन। यानी जो अब तक अपारगम्य थी वो पारगम्य हो सकती है, जो पारगम्य थी वो अपारगम्य हो सकती है। तो उससे किसी न किसी लवण का, किसी न किसी खनिज का या किसी न किसी पदार्थ का कोशिका में या तो आवागमन प्रारंभ हो जाएगा या आवागमन बंद हो जाएगा। और जब ये आवागमन प्रारंभ या बंद हो गया तो उससे उस कोशिका की क्रियाविधि पर प्रभाव पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे, तो थोड़ा सा याद कीजिए तंत्रिका समन्वय में आप लोगों को बताया था कि ये जो तंत्रिका झिल्ली होती है, इस तंत्रिका झिल्ली में एक तो होता है सोडियम पोटेशियम पंप। कौन होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब इस सोडियम पोटेशियम पंप के अतिरिक्त इस कोशिका झिल्ली में 2 आप लोगों को संरचना बताई थी, जिनमें एक था सोडियम का गेट, ठीक है, सोडियम गेट, और दूसरा था पोटेशियम का गेट। तो इस प्रकार से ये 2 कौन है? गेट सिस्टम है। समझ में आ गई वाली बात? एक तो सोडियम का गेट और दूसरा कौन सा है? पोटेशियम का गेट। अब यहाँ पर ये जो तंत्रिका झिल्ली सामान्य अवस्था में होती है तो सामान्य अवस्था में सोडियम का गेट भी बंद होता है और पोटेशियम का गेट भी बंद होता है, यानी दोनों के दोनों गेट बंद होते हैं। अब जब ये दोनों गेट इस समय बंद है तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली के लिए ना तो सोडियम अंदर जा रहा है, ना इन गेट से पोटेशियम अंदर आ रहा है। और यहाँ पर ये जो पंप जब चल रहा है तो इस पंप के द्वारा सामान्य अवस्था में 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही उद्दीपन दिया जाता है तो उद्दीपन देते ही क्या होता है?
उद्दीपन देते ही ये सोडियम का गेट क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जैसे ही सोडियम का गेट खुलेगा तो इस गेट के खुलते ही तेजी से कौन अंदर प्रवेश करते हैं, तेजी से सोडियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही सोडियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं, कोशिका झिल्ली सोडियम के लिए क्या हो गई, पारगम्य। तो सोडियम आयन के अंदर प्रवेश करते ही आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस, और बाहर की सतह पर कौन सा आ जाता है, माइनस, जिससे तंत्रिका कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। और इस परिस्थिति में इससे आवेगों का संचरण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही कोई सिग्नल आएगा तो उस सिग्नल के आते ही ये कोशिका झिल्ली के सतह पर पाए जाने वाले जो प्रोटीन के गेट है, प्रोटीन के जो चैनल है, या ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीनों की क्रियाविधि में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही इनके क्रियाविधि में परिवर्तन होता है तो ये कोशिका के अंदर किसी पर्टिकुलर लवण, किसी पर्टिकुलर पदार्थ के लिए पारगम्यता कमी या ज्यादा करके कोशिका के क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। अब जब हम बात करते हैं दूसरी विधि की, तो पहली विधि तो कौन सी हो गई, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन। अब कोशिका झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन के बाद में दूसरा परिवर्तन क्या होता है वो सुनिएगा। दूसरा होता है जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन। जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन, जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन। अब सबसे पहले तो हमारे को यह जानना जरूरी है कि जीन अभिव्यक्ति किसको कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। सुनिए, जब हम बात करते हैं जीन अभिव्यक्ति की तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी कोशिका की, प्रत्येक कोशिका के जितने भी आनुवंशिक सूचना है या कौन सा काम कब करना है, वो सारी की सारी आनुवंशिक सूचना किस में होती है, गुणसूत्रों में होती है। और किसके रूप में होती है, डीएनए के रूप में होती है। तो जितनी भी आनुवंशिक सूचना है वो सारी की सारी सूचनाएं कहाँ पर है, गुणसूत्रों में, डीएनए के रूप में। अब ये आनुवंशिक सूचनाएं अपना प्रभाव कैसे दिखाएगी, तो डीएनए पहले निर्माण करवाता है एमआरएनए का, और फिर एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीनें हैं, इन प्रोटीनों से किसका निर्माण होता है, एंजाइम का। अब ये जो एंजाइम बने हैं, ये एंजाइम कोशिका में कोई ना कोई कार्य संपन्न करवाएंगे। और जैसे ही एंजाइमों के द्वारा कोशिका में कोई कार्य होगा तो कोई ना कोई लक्षण प्रकट हो जाएगा। और इन्हीं लक्षणों को प्रकट करना ही, जीन के द्वारा उस अपने लक्षण को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। तो कोई भी आनुवंशिक पदार्थ किस प्रकार से अपना प्रभाव व्यक्त करता है कि डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, और प्रोटीनों से क्या बनते हैं, एंजाइम, और वही एंजाइम कोशिका के उपापचय क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब ये हार्मोन किस प्रकार से जीन अभिव्यक्ति यानी जीन के द्वारा अपना प्रभाव प्रकट करने को प्रभावित करते हैं या उसको परिवर्तित करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन। इस क्रियाविधि को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर ये कोशिका की संरचना। ये कोशिका की संरचना जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सबसे बाहर की ओर कौन है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। सबसे बाहर की ओर कौन है, कोशिका झिल्ली। और अंदर यहाँ पर भरा हुआ द्रव कौन है, कोशिका द्रव, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर इस प्रकार से दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना पाई जाती है। और ये जो दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है, इस संरचना को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। दो झिल्लियों से ये जो घिरी हुई संरचना है, इस संरचना को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। और इस केंद्रक झिल्ली में एसन के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं एसन के छोटे छिद्रों को कहते हैं केंद्रक छिद्र। ध्यान से सुनिए, केंद्रक छिद्र। और यहाँ पर इस प्रकार से हमारे गुणसूत्र एक उलझे हुए जाल का निर्माण करवाते हैं। और ये जो जाल है, ये जाल कहलाता है क्रोमेटिन जालक। क्या कहलाता है, क्रोमेटिन जालक, ठीक है। ये कौन है, क्रोमेटिन जालक। याद आ जाएगी इतनी सी बातें। अब सुनिएगा, यहाँ से ये कौन आ रहा है, हार्मोन। अच्छा, ये बात बताइए, आपको याद हो तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। अब जब ये कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी है तो लिपिड की बनी होने के कारण वसा को अंदर प्रवेश करने देती है। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं उनमें पोलैरिटी उपस्थित होने के कारण प्रोटीन आसानी से पार नहीं कर सकते। तो जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है
यानी जो वसा से या कोलेस्ट्रॉल से जो उत्पन्न हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन, ध्यान से सुने, स्टेरॉइड हार्मोन जैसे एग्जाम्पल के लिए एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे के सारे हार्मोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन कोशिका झिल्ली को आसानी से पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोई स्टेरॉइड हार्मोन एक्स है, ये स्टेरॉइड हार्मोन एक्स यहाँ पर कोशिका झिल्ली पर आ जाता है। अब कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? वसा की, और ये स्टेरॉइड भी किसका है? वसा का वित्वनी है। तो यहाँ से ये कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली से आर पार अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। अब कोशिका झिल्ली से आर पार प्रवेश करने के बाद में ये हार्मोन प्रवेश कर जाता है केंद्रक छिद्र से केंद्रक द्रव में, ठीक। क्या क्या प्रोसेस हुई है? ये स्टेरॉइड हार्मोन एक्स है, स्टेरॉइड हार्मोन एक्स कोशिका झिल्ली को पार करके कहां पर चला गया? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव से ये हार्मोन कहां पर स्थानांतरित हो गया? केंद्रक द्रव में, ठीक है। अब ये जो केंद्रक द्रव है, इस केंद्रक द्रव में इस हार्मोन के लिए पाए जाते हैं ग्राही। कौन पाए जाते हैं? ग्राही। तो यहाँ पर ये हार्मोन का क्या है? ग्राही। अब ये जो हार्मोन का ग्राही है, इस हार्मोन के ग्राही से ये कौन जुड़ गया? हार्मोन। और ये हार्मोन जुड़कर इन दोनों के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? इससे निर्माण होता है हार्मोन ग्राही संकुल का। किसका निर्माण होता है? हार्मोन ग्राही संकुल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है, इन स्टेरॉइड हार्मोनों के ग्राही कोशिका के अंदर है कि कोशिका की सतह पर है? तो आप देखेंगे ये कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ग्राहियों को कहते हैं अंतः कोशिकीय ग्राही। क्या कहते हैं? अंतः कोशिकीय ग्राही। अब ये जो अंतः कोशिकीय ग्राही है, इनको कहते हैं इंट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर, सेलुलर रिसेप्टर, अंतः कोशिकीय ग्राही। समझ में आ गई ये वाली बात? अब ये जो अंतः कोशिकीय ग्राही है, ये अंतः कोशिकीय ग्राही का जो संकुल बना है, ये संकुल आकर जुड़ता है किससे? ये संकुल आकर जुड़ जाता है यहाँ पर हमारे डीएनए से, और डीएनए से जुड़कर यहाँ पर इस जीन की अभिव्यक्ति, यानी जो डीएनए का भाग है, उस डीएनए के भाग से ये निर्माण कर देता है एमआरएनए का। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए यहाँ से निकलकर केंद्रक छिद्रों से निकलकर कहाँ पर आ जाएगा? कोशिका द्रव में, ठीक। तो अब एमआरएनए जब कोशिका द्रव में आ गया, तो एमआरएनए के कोशिका द्रव में आने के पश्चात इससे जुड़ जाते हैं राइबोसोम। ये कौन जुड़ गया? राइबोसोम। और जब इस एमआरएनए से एक राइबोसोम जुड़ता है तो इसको कहते हैं मोनोसोम, और जब कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीसोम। अब ये राइबोसोम जुड़ते ही ये किसका संश्लेषण करवाएगा? ये संश्लेषण करवा देता है प्रोटीन का। किसका संश्लेषण करवाएगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन आप लोग देख रहे हैं कहां पर बन रही है? प्रोटीन बन रही है कोशिका द्रव में, प्रोटीन संश्लेषण। और ये जो प्रोटीन बनी है, यही प्रोटीन अब किसका निर्माण करवाएगी? एंजाइम। और एंजाइम कोशिका द्रव में कोई न कोई उपापचय क्रिया पूर्ण करने वाले हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है, वो स्टेरॉइड हार्मोन के लिए ग्राही कोशिका झिल्ली की सतह पर नहीं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। और जैसे ही ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये कोशिका झिल्ली के सतह पर आता है, तो ये कोशिका झिल्ली से कहां पर चला जाएगा? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में से केंद्रक छिद्रों के द्वारा केंद्रक में प्रवेश कर जाएगा, और केंद्रक में पाए जाने वाले ग्राही से जुड़कर हार्मोन ग्राही संकुल का निर्माण करता है। हार्मोन ग्राही संकुल किससे जुड़ जाता है? ये जुड़ता है डीएनए से। अब डीएनए से जुड़ने के बाद में दो बातें हो सकती है, या तो ये कोई एमआरएनए जो पहले बन रहा हो उसके निर्माण को बंद कर देगा, या तो निर्माण को बंद कर देगा, या फिर क्या काम करवाएगा? अगर यदि जीन का निर्माण या जीन से एमआरएनए का निर्माण नहीं हो रहा हो, तो उस एमआरएनए के निर्माण को प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार से जीन अभिव्यक्ति या एमआरएनए के निर्माण को बढ़ा भी सकता है, तो एमआरएनए के निर्माण को रोक सकता है। तो फिर ये एमआरएनए, मान लो सपोज दैट ये बढ़ाना है, तो ये एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए केंद्रक छिद्र से कहां पर आएगा? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में इससे कौन जुड़ जाएगा? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बना देंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन किसका निर्माण करवाएंगे? एंजाइमों का निर्माण करवाएंगे। और जैसे ही एंजाइम बनेगी, तो एंजाइम कोशिका में किसी न किसी कार्य को संपन्न करेगी, और एंजाइमों के द्वारा जैसे ही कोई कार्य होगा, तो उसी
से कोई न कोई उपापचय क्रिया प्रभावित होगी और उपापचय क्रिया प्रभावित होने से कोशिका में कोई न कोई लक्षण प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये डायरेक्ट डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को प्रभावित करके जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यानी किस प्रकार से ये हार्मोनों की क्रियाविधि हो रही है, समझ में आ गई। तो स्टेरॉइडल हार्मोनों के जो ग्राही होते हैं वो ग्राही कोशिका झिल्ली की सतह पर नहीं होते हैं, इनके ग्राही पाए जाते हैं केंद्रक में। ठीक, फिर उसके बाद में तीसरा, मान लो यहाँ पर तो हमने बातें पढ़ ली, तीसरा जो होता है वो तीसरे हार्मोन का या ये जो तीसरी क्रियाविधि है इस तीसरी क्रियाविधि को हम कहते हैं द्वितीय संदेशवाहक परिकल्पना। द्वितीय संदेशवाहक परिकल्पना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर द्वितीय संदेशवाहक परिकल्पना या द्वितीय संदेशवाहक क्या होते हैं। अब ये जो परिकल्पना है ये परिकल्पना जिस वैज्ञानिक ने दी उस वैज्ञानिक का नाम है सदरलैंड। किसने दिया ये? सदरलैंड ने। अब ये द्वितीय संदेशवाहक परिकल्पना है क्या, सुनिए। यहाँ पर मान लो स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन तो कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका द्रव में से होते हुए कहां पर प्रवेश कर जाते हैं? केंद्रक में प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे की बात सुनिए, यहाँ पर ये है कोई कोशिका झिल्ली, ठीक। अब ये कोशिका झिल्ली भी किस, अच्छा कोशिका झिल्ली को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CM। C का मतलब है सेल, M का मतलब है मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। और ये जो कोशिका झिल्ली है इस कोशिका झिल्ली पर कई ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये किसके तरह काम करवाते हैं? पहचान करने वाले अंग की तरह कार्य करवाते हैं। और अभी बताया था कोशिका झिल्ली किसके बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोटीन और फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। अब ये जो है कोशिका झिल्ली, इस कोशिका के अंदर की ओर यहाँ पर कोशिका द्रव में ये है केंद्रक और यहाँ पर ये इससे कौन जुड़े हुए हैं? ये इससे जुड़े हुए हैं गुणसूत्र, यानी केंद्रक द्रव में कौन है? गुणसूत्र। अब सुनिएगा, यहाँ से आ रहा है कोई प्रोटीन या हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। अब आप लोगों को अभी मैंने बताया कि प्रोटीन हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रोटीन हार्मोनों में चाहे FSH हो चाहे LH हो, किसी प्रकार का जितने भी हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन या प्रोटीनों के व्युत्पन्न होते हैं। अब ये जो प्रोटीन हार्मोन है ये प्रोटीन हार्मोन आ रहा है। अब ये प्रोटीन हार्मोन जैसे ही कोशिका झिल्ली की सतह पर आता है ये कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकता। तो अब इस प्रोटीन या हार्मोन के लिए क्या होते हैं? इस कोशिका झिल्ली के सतह पर ये तो कौन है? ग्राही। और इसी ग्राही से इसके अंदर की ओर यहाँ पर जुड़ी होती है एक प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर की सतह पर कौन जुड़ी होती है? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन तो कहलाती है जी प्रोटीन। क्या कहलाती है? जी प्रोटीन। और यहाँ पर ये जो पीले रंग से बनाया है ये पीले रंग से बनाई हुई संरचना है रिसेप्टर, या इसी को हम कहते हैं ग्राही। रिसेप्टर या ग्राही। अब देखो ये हार्मोन सीधा सीधा आकर कहां से जुड़ता है? ये हार्मोन आकर जुड़ जाता है ग्राही से, ठीक। तो इसके आप देख रहे होंगे इस प्रोटीन या हार्मोन के ग्राही कहां पर है? कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर। तो इस प्रकार के ग्राहियों को कहते हैं अंतर कोशिकीय ग्राही। क्या कहेंगे? अंतर कोशिकीय ग्राही। अब ये जो अंतर कोशिकीय ग्राही है कौन से ग्राही कहेंगे? अंतर कोशिकीय ग्राही। और इन्हीं को कहते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर। क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर रिसेप्टर। ये लो जी, ये हो गए इंटरसेलुलर रिसेप्टर। समझ में आ गई ये वाली बात? कौन सा रिसेप्टर है? इंटरसेलुलर रिसेप्टर। किसकी सतह पर? कोशिका झिल्ली के बाह्य सतह पर। अब ये जैसे ही जुड़ता है ये हार्मोन किससे जुड़ गया? ग्राही से जुड़ गया। ग्राही से जुड़ते ही ये जो आंतरिक सतह पर जी प्रोटीन है ये जी प्रोटीन क्या हो जाएगी? सक्रिय। जी प्रोटीन हो गई सक्रिय। कौन सी सतह पर? आंतरिक सतह पर। अब जैसे ही ये जी प्रोटीन सक्रिय होती है, इस जी प्रोटीन के सक्रिय होते ही यहाँ पर एक एंजाइम सक्रिय होता है, उसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या नाम है? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम का सक्रियण। अब ये एंजाइम क्या काम करवाता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। एंजाइम का सक्रियण हो जाता है। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम का सक्रियण,
ठीक है। अब ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है, ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जैसे ही सक्रिय हुआ तो यहाँ पर ये कोशिका में ऊर्जा की इकाई उपस्थित होती है। उस ऊर्जा की इकाई को हम कहते हैं एटीपी। देखिए यहाँ पर ये कौन है, एटीपी, और यहाँ पर ये एंजाइम कौन सा है, ये एंजाइम सक्रिय हो गया एडिनाइलेट साइक्लेज। सही है, कौन सा एंजाइम हो गया, एडिनाइलेट साइक्लेज। और ये एडिनाइलेट साइक्लेज इस एटीपी को विहाइड्रोजनीकरण या इसी से हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इसको बदल देता है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय, एएमपी में चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण हुआ है, इसी चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को शॉर्ट में कहते हैं CAMP। क्या कहेंगे, CAMP, बन गया CAMP। अब ये जो CAMP है, ये CAMP यहाँ पर इस कोशिका के जो कोशिका द्रव में कुछ प्रोटीनें पड़ी हुई होती है, उन प्रोटीनों को कहते हैं प्रोटीन काइनेज। कौन से एंजाइम है, प्रोटीन काइनेज। उन प्रोटीन काइनेज का क्या करवाता है, सक्रियण। और प्रोटीन काइनेज का जैसे ही सक्रियण होगा तो इन प्रोटीन काइनेज का सक्रियण होते ही ये अब फॉस्फोराइलेशन की क्रियाओं को बढ़ाएंगे और फॉस्फोराइलेशन को बढ़ाकर फॉस्फोराइलेशन का प्रेरण या फॉस्फोराइलेशन को प्रभावित करेंगे और फॉस्फोराइलेशन को प्रभावित करके अब इस कोशिका की क्रियाविधि को बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आया हार्मोन। ठीक, हार्मोन कौन सी प्रकृति के, प्रोटीन एमिनो अम्लों के व्युत्पन्न। ये हार्मोन कोशिका की सतह पर, सेल सरफेस पर, सतह पर उपस्थित किससे जुड़ गया, उपस्थित ग्राही से जुड़ गया। ठीक है, ग्राही से जुड़ा और ग्राही से जुड़ते ही क्या हुआ, ग्राही से जुड़ने पर कौन सक्रिय हो गया, आंतरिक सतह पर जी प्रोटीन सक्रिय होकर क्या काम करवाती है। ऐसे मान लो एडिनाइलेट साइक्लेज का सक्रियण करवाती है। एडिनाइलेट साइक्लेज का सक्रियण जो क्या काम करवाता है, जो एटीपी को चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल देता है, यानी CAMP में बदल देता है। CAMP क्या काम करवाता है, ये CAMP प्रोटीन काइनेज या काइनेज को क्या करवाएगा, प्रोटीन काइनेज एंजाइमों को सक्रियण, प्रोटीन काइनेज का सक्रियण। और प्रोटीन काइनेज सक्रियण क्या काम करवाएगा, ये फास्फोराइलेशन को बढ़ाएगा यानी फास्फोरिलीकरण को बढ़ाएगा। और फास्फोरिलीकरण जैसे ही प्रभावित होगा तो कोशिका की उपापचय क्रियाएं बढ़ेगी, क्रियाविधि प्रभावित। समझ में आ गई वाली बात। तो अब यहाँ पर इसको हार्मोन को, इस प्रोटीनीय हार्मोन को अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर देखो कोशिका में बाहर से बाहर तक सूचना को कौन ला रहा है, हार्मोन। तो अब ये जो प्रोटीनीय हार्मोन है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से सूचना को कहाँ पर लाकर छोड़ के जा रहा है, कोशिका झिल्ली की सतह पर। क्या कोशिका के अंदर की ओर प्रोटीन सूचना को भेज सकता है, लेकर जा सकता है, नहीं जा सकता। इसी कारण इस प्रोटीनीय हार्मोन को कहते हैं प्राथमिक संदेशवाहक। क्या कहते हैं, प्राथमिक संदेशवाहक। तो यहाँ पर पहला कोशिका का संदेशवाहक कौन है, हार्मोन। और अब उस सूचना को अंदर की ओर ले जाने का काम कौन कर रहा है, CAMP, जिसको हम कहते हैं द्वितीय संदेशवाहक। तो यहाँ पर कितने संदेशवाहकों की आवश्यकता हो गई, 2 संदेशवाहकों की। एक तो है प्राथमिक संदेशवाहक और दूसरा है द्वितीयक संदेशवाहक। अब द्वितीय संदेशवाहक कौन है, CAMP। अब ये जो CAMP द्वितीय संदेशवाहक है, यहाँ पर इसके अलावा CAMP के अलावा और कौन कौन हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकते हैं, IP3 हो सकता है, इनोसिटोल पायरोफॉस्फेट भी हो सकता है। इसी कारण अब इस क्रिया में, इस अभिक्रिया को या कोशिका की क्रिया को प्रभावित करने के लिए 2 संदेशवाहकों की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसको द्वितीयक संदेशवाहक परिकल्पना कहते हैं। और ये परिकल्पना किसने दी थी,
ये दी थी सदरलैंड ने। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टेरॉयडल हार्मोन प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रोटीनीय हार्मोन कोशिका की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। जब स्टेरॉयड की बात करते हैं तो वो तो सीधा केंद्रक में जाकर उसके ग्राहियों को सक्रिय करके जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जबकि प्रोटीनीय हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करके क्या काम करवाएंगे, पार नहीं करके सीधा कोशिका की सतह पर उपस्थित ग्राहियों से जुड़कर उनको सक्रिय करते हैं, जिससे द्वितीय संदेशवाहक का निर्माण होता है। इस कारण इसको द्वितीय संदेशवाहक परिकल्पना कहते हैं, जो किसने दी है, सदरलैंड ने। और यहाँ पर ये द्वितीय संदेशवाहक परिकल्पना के कौन हो गए, चरण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, आप सभी लोगों को ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन, उन हार्मोनों की प्रकृति के बारे में समझ में आया हो।